हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस लेसन 4 कार्बन और कार्बन के यौगिक करवाने जा रहे हैं, जो क्या है पार्ट 3 बच्चों। ओके दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक वीडियो समझ में आई होगी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। मेरा मकसद यही है आपके बेसिक पॉइंट्स को लेकर के उनको आगे लेके जाना। ठीक है, मेरे एक एक वीडियो मेरे पूरे हिंदुस्तान में कोशिश है ताकि वीडियो को देख के आपके अंदर नॉलेज गेन हो और आपके नंबर अच्छे आए और आपको कभी भी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। जो मेरी मुहिम है ट्यूशन फ्री की, ये चाहे फेसबुक के द्वारा या कि इंस्टा के द्वारा मैं भेज रहा हूं साथ में, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। ओके, देखो लाइव वीडियो को लाइक करो, आवाज को कमेंट करो। कमेंट करने से क्या है, हमें यह पता लगता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट भी लिखो, ताकि उसको जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको मैं बाय बोर्ड आपको समझा सकूं। ओके दोस्तों, तो लेट वी स्टार्ट। तो समझाते श्रेणी क्या होती है? समझाते श्रेणी, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। सेम कहने का मतलब ये है, इसका मतलब है यौगिकों की वह श्रृंखला जो क्या है कार्बन श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन के होते हुए वो क्या है एक ही प्रकार के प्राकृतिक समूह को प्रतिस्थापित होता हो, जिसके द्वारा उसको बोलते समझाते श्रेणी। एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ मतलब 1 कार्बन, उसके बाद क्या है C2 कार्बन, तो 3 4 कार्बन, इस तरह कार्बन बढ़ते रहेंगे। मतलब जहां 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, इस तरह कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन की श्रृंखला बढ़ेगी। जहां हाइड्रोजन 3 है वहां 5 हो जाए, फिर 7 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 11 हो जाएंगे। इस तरह बढ़ती रहेगी। तो इसे बोलते हैं समझाते श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ओके, तो समझाते श्रेणी के उत्तरार्ध दशक में देखा जाए तो जो CS2 है और ये क्या है 14 जो द्रव्यमान दिखा रहा है, इसमें अंतर होता है बस, और नहीं तो सारे कार्बन क्या है कार्बन संख्या बढ़ती रहेगी और उनके द्रव्यमान की संख्या बढ़ती रहेगी। ओके, द्रव्यमान की इकाई का जो का अंतर है वही दिखाता समझाते श्रेणी। ओके, तो समान रासायनिक गुणधर्म, जो रासायनिक गुण समान होगा और अणु द्रव्यमान बढ़ने से क्या होगा, जो भौतिक गुणधर्म है उनमें विभिन्नता आ जाएगी, अलग आ जाएगी। किसी का 14 है, किसी का 18 हो जाए, किसी का 21 हो जाए, तो ये द्रव्यमान ये बढ़ेगा, लेकिन जो कार्बन है वो तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता ही रहेगा, ये समान रहेगा। ओके, कहने मतलब है कि जिसमें क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला हो तो समान रहेगी, मतलब घट बढ़ जाए, लेकिन द्रव्यमान है उसमें विभिन्नता मिलेगी, उसे बोलते समझाते श्रेणी। अब क्या है यौगिकों में कार्बन यौगिकों की नाम पत्ती के बारे में बताया गया है कि यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करता है कि कितने कार्बन है। भाई 1 कार्बन 2 कार्बन, जैसे आपको पता है कि भाई 1 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन होंगे तो एथ हो जाएगा, और कार्बन 3 हो जाएंगे तो प्रोप हो जाएगा। तो ये बताया गया है। ओके, उसी के द्वारा क्या है एलोजन है, जो एलोजन क्या है किसको बोलते हैं दोस्तों, जो एलोजन है एलोजन में आते हैं क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडो और फ्लोरीन, ये आते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा जब ये हम बना देंगे एक स्ट्रक्चर आकृति तैयार कर देंगे, तो उसमें ध्यान रखना हमेशा चाहे क्लोरीन और ब्रोमीन तो स्टार्ट करेंगे। मान लो क्लोरो यहाँ है तो यहाँ स्टार्ट होगा 1, तो 1 के साथ क्लोरो है तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ओके, और वैसे इसको IUPAC के नाम से देखा जाए तो जिसे बोलते हैं इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपको ना पता हो तो एक IUPAC नाम होता है, इसका मतलब होता है इंडियन यूनियन, ठीक है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका नाम। तो IUPAC का अगर नाम रखा जाएगा तो वो रिएक्शंस करवाऊंगा मैं सारी, क्या IUPAC क्या बोलती है कि इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, सब नोमेनक्लेचर एक ही चीज करवाऊंगा आपको। इस लेसन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो। इस लेसन को जब तक इस लेसन को पूरा प्राप्त ना कर लें जब तक इसे छोड़ेंगे नहीं हम। लास्ट लेसन पूरा होने के बाद इसके जो कुछ हम ऐसे ही चीजें करवाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक चीज करवाऊंगा दोस्तों, इस वीडियो पूरा वॉच करो, पूरा फोकस कर दो, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं एक एक चीज भी।
मैं चाहता हूं जिसका आज 80% पे खड़ा है जो लड़का, वो 98 पे होना चाहिए, और जो 60 पे खड़ा है वो 85 पे होना चाहिए। यही टारगेट लेके चल रहे हैं हम, इसीलिए ट्यूशन फ्री, क्योंकि कहते हैं ना ट्यूशन लगाओ नंबर पाओ, लेकिन मेरा इरादा है ट्यूशन फ्री करेंगे, नंबर हासिल करेंगे। ओके, तो ये देखो, तो ठीक है, ये चीजें होगी हैं। तो यहाँ ब्रोमीन होता तो आता ब्रोमो प्रोपेन। ओके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग गया प्रोपेन। ओके, डबल बॉन्ड होता प्रोपेन, ट्रिपल होता प्रोपाइन। ओके, ये चीज होता दोस्तों। ओके, देखो यहाँ फर्स्ट हमने एलोजन पढ़ लिया दोस्तों, अब सेकंड करवाएंगे हम अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है, एक ही चीज करवाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, में रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है, क्योंकि रट्टा हमेशा चीजों को भुलाता है और रट्टा हमेशा इंसान को कमजोर करता है। चीजों को समझोगे तो याद रहेगा, मेमोरी कार्ड बढ़ेगा, और जो चीज मैं करवा रहा हूं मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको सारी चीज याद आएंगी। असर ने चीज बताइए, हाँ वो था, तो वो ट्रिक काम आई है, तो वो चीजें आपको काम आएगी, जिसको क्या है साइंस या कोई भी इंग्लिश है आपको आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और यही चीजें मेमोरी को बढ़ाता है। या बादाम खाना जरूरी नहीं है, लेकिन चीजों को बार बार देखना ही मेमोरी कार्ड को बढ़ाता है। ओके, देखो अल्कोहल, अल्कोहल आपको पता है, तो अल्कोहल के लिए OL लगता है, और OL लगता है तो OH लग जाए, वहां बोलते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल को OL बोलते हैं। ओके, इसी तरह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH होता है फर्स्ट ग्रुप, इसको AL बोलते हैं। ओके, इसी तरह कीटोन है, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, चाहिए लगा लो, ठीक है, इसको बोलेंगे ONE। ओके दोस्तों, देखो यहाँ अब हमने क्या है, जैसे ये कर दिया, तो इसके करने के बाद क्या हो गया, क्या लग गया, प्रोप लग गया। उसके बाद OH है, तो उसका लग गया प्रोपे लग गया, तो क्या है OL लग गया, प्रोपेनोल हो गया। तो AN लग गया किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो प्रो तो लग गया किसके लिए, 3 कार्बन के लिए, तो प्रोपेन, तो पेन है जो PNE लग रहा है, ये लग गया सिंगल बॉन्ड के लिए, तो सिंगल है। और OH है जो अल्कोहल ग्रुप है, उसके लिए लगता है OL, तो क्या लग गया, प्रोपेनॉल। क्या हो गया दोस्तों, प्रोपेनॉल। कैसे, एग्जाम्पल और भी दिखाता हूं मैं, देखो यहाँ देखो यहाँ, अब इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लग गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया, ब्यूटेन, OH लग रहा है तो OL, ब्यूटानोल। क्या लग गया दोस्तों, ब्यूटानोल। ओके, एक ही चीज करवाई जा रही है ताकि आपको समझ में आ जाए। फायदा देखो, हाथ से मिट जाओ, कोई भी खतरा नहीं है ना। तो एल्डिहाइड था जो मैंने बताया था, CHO, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, या फिर ये ऐसे लिख दो, चाहे फिर ऐसे लिख दो आप, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आपको पता है AL होता है। ओके, तो अब देखो इसको समझाते हैं हम। देखो ये रहा, देखो ये मैंने करवा रखा, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, अब देखो यहाँ क्या लग गया, 1 2 3 कार्बन हो तो प्रोप लग गया, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और है प्रोपेन हो गया, और अल हो गया, अल होता है जो AL, वो लग गया क्या, एल्डिहाइड के लिए, आपको पता है AL। इसी तरह और भी हम एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2, या फिर ऐसे कर दो, ठीक है, राइट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये कर दो दोस्तों। ओके, ये करने के बाद क्या हुआ, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए लग गया एथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसके लिए लग गया AL, दैट इज एथानल। क्या लग गया, एथानल। ओके, कोई भी चीज़ मुश्किल लगे समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कहीं भी दिक्कत ना जाए, बस कार्बन को याद रखना है, कितने कार्बन को क्या बोलते हैं, वो चीज़ होगी तो सब कुछ आ गया।
ओके, अब आ गया कीटोन। कीटोन को 1 ONE बोलते हैं 1। जैसे एग्जांपल ये रहा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लग गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N। इसको मत मानना, ये तो एक फंक्शनल फार्मूला है कि सोचो कि डबल बॉन्ड है तो हाँ सर EN लगा देंगे। कैसे लगा दोगे? फंक्शनल ग्रुप जो पहचानना है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्कोहल ग्रुप हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अच्छा हैलोजेंस हो, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। विदाउट फंक्शनल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड आता कार्बन कार्बन के बीच में जब जाएगा, बल्कि ये तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल आएगा, जब डिपेंड करता है ये ANE और ONE, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड हो जब काम चलेगा, या ट्रिपल हो, यहाँ डबल हो तो कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड, ये ध्यान रखना आप सभी। ओके, तो यहाँ देखो प्रोपन हो रहा है, और सीधी बात है यहाँ देखो, यहाँ कीटोन ग्रुप है तो ON लिख जाएगा, प्रोपानन। क्या हो गया? प्रोपानन। ओके, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो फिर आ जाता यहाँ क्या आ जाता EN, प्रोपिनन। क्या आ जाता? प्रोपिनन। ठीक है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर लग जाता यहाँ YNE। क्या आ जाता फिर? प्रोपाइनन। ओके, फिर ये हो जाता। एक ही चीज समझनी है, बिल्कुल कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना, सब कुछ समझ में आए जाए फायदा है। ओके, तो ये तीनों चीज मैंने आपको समझा दी है ताकि यह वीडियो आसान हो जाए और आपको चीज समझ में आ जाए। ओके, अब देखो यहाँ दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये बना रखा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारा राइट होता है। कई बार हम रॉन्ग कर देते हैं, वो हमारी गलती हो जाती है कुछ, इस चीज़ को हमें सुधारना होगा। ओके, एक चीज़ ध्यान से करवा रहा हूँ मैं बिल्कुल, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यह आ गया, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन के लग गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये लग गया ओइक एसिड, ब्यूटानिक एसिड। क्या हो गया दोस्तों? ब्यूटानिक एसिड हो गया। ओके, तो ये चीज़ ऐसे आएंगी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल कवर कर देती हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, कोई भी समस्या ना आए। ओके दोस्तों, अब आ गया एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा? ENE। सीधे बता रहा हूँ मैं, जहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो ENE लग गया। जैसे एग्जांपल है, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने के बाद ये ENE लग जाएगा, और ट्रिपल होगा तो क्या लग जाएगा? YN। ओके, एक चीज करवा रहा हूँ, तो एल्कीन, एल्काइन, तो एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा, और एल्काइन आ जाए, एल्काइन YN आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो YN लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो तो EN लग जाएगा, और सिंगल हो तो आपको पता है EN लग जाएगा। ओके दोस्तों, एक ही चीज करवा रखी है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। एक चीज खुल के इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको समस्या ना लगे। हाँ, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, पहले हमने पढ़े थे कार्बन यौगिक के भौतिक धर्म, अब पढ़े हम रासायनिक गुणधर्म। ओके, देखो दहन, दहन क्या होता है? किस चीज को जलाना। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? किसी लकड़ी को जलाना, तो उसमें भी कार्बन का काम होता है। जला क्या होता है? वो कार्बन क्या है जो एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, लकड़ी में भी कार्बन होता है। जो भी जीवित चीजें होती हैं, जिंदा होते हैं, उन सभी में कार्बन होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एक। ठीक है, ओके, एक चीज करवा रहा हूँ आपको मैं। तो दहन क्या है? CH4 मीथेन लिया हमने और 2O2 लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इसमें क्या करेंगे, जब मीथेन और ऑक्सीजन के हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी और वाटर बन जाएगा, और साथ में उष्मा एनर्जी बाहर निकल जाएगी बॉडी से, मतलब चाहे वो लकड़ी जलाने से हो, कुछ भी हो, तो CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और आपको पता है जो CO2 गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03% होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी कि टर्म मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वातावरण कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 0.03%। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ जो कार्बन उसके यौगिक हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और दहन होने पर क्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा करते हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं। ओके, कार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, नीली फ्लेम, फ्लेम में होता है नीला, कोई भी चीज़ जलती तो नीली है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन करते हैं। और जो असंतृप्त होते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो क्या रखते हैं, असंतृप्त होते हैं जो वो क्या है, डबल बॉन्ड रखते हैं कार्बन के बीच में और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये तो असंतृप्त को करते हैं नीली। क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि भाई जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कैसी ज्वाला पैदा करते हैं, वो नीली करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और जो असंतृप्त है वो कौन सी कैसे करती है, पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये अंतर है बिल्कुल, जिससे क्या होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ जाए कि पीली ज्वाला उत्पन्न क्यों करते हैं, तो आपने क्या कहना है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दहन करने पर क्या होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। अब पूरा उपचयन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसकी उष्मा ज्वाला पीली हो जाएगी। ओके, जो ऑक्सीय कारक क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्षारीय और पोटेशियम परमानेट है जो क्या है, अम्लीय है। क्षारीय पोटेशियम होता है जो परमांगनेट है, जो KMnO4 होता है जो पोटेशियम परमांगनेट, या फिर अम्लीय पोटेशियम है, उसकी उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोजिल अम्ल में परिवर्तित क्यों हो जाता है। क्वेश्चन ये है, तो क्यों होगा, जब एथेनॉल बनाएंगे हम, एथेनॉल हो गया, दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लग गया, OH है तो एथेनॉल पता है, तो इसमें क्या पोटेशियम के हिसाब से ये एथेनॉल किस में बदल जाएगा, एथोनिक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल दोस्तों, एथोनिक एसिड। OH की जगह COOH लग जाएगा, उसे बोलेंगे एथोनिक एसिड। देखो यहाँ। ओके, अब संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना वो संकलन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है। क्या लिखोगे आप, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना असंतृप्त का, उसे बोलेंगे हम संकलन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल है, आपको पता है चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, इन दोनों का जब क्या है, दोनों का जब सिंगल बॉन्ड में बदल जाना वो कहलाएगा क्या, संकलन अभिक्रिया। देखो यहाँ मैंने अल्काइल ग्रुप बना के ये क्या किया, डबल बॉन्ड जो कार्बन में बीच में, ये हो गया संकलन अभिक्रिया में असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होगा, निकल प्लैटिनम की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, सिंगल में बदल जाएगा। देखो यहाँ डबल थे तो ये सिंगल में आ गया। ठीक है, संतृप्त में बदल गया, इसे बोलेंगे संकलन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संकलन अभिक्रिया। ओके, साथ में क्या है, जो वनस्पति तेलों से जो वनस्पति घी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, इस विधि द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, संकलन अभिक्रिया के द्वारा। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, अभिक्रिया प्रतिस्थापन होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह बदलना, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। ओके, तो CH4 मीथेन लिया हमने और डाइक्लोरीन लिया, क्या 2 में होता है डाई और डाइक्लोराइड लिया, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या हो जाएगा, ये CH3 क्लोरो मीथेन बदल जाएगा, ये उससे फिर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो HCl वो बाहर निकल जाएगा। ओके, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक हैं जो एथेनॉल एथोनिक अम्ल में डिफरेंस दिखाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है, भाई अंतर बताओ एथोनिक और इसमें क्या है, जो एथेनॉल और एथोनिक अम्ल है उसमें अंतर बताओ। तो आपको अंतर बताएंगे हम, क्या होता है, पहले पढ़ेंगे हम एथेनॉल के बारे में।
एथेनॉल में क्या होगा, ये इसकी रंगीन गंध होगी। रंगहीन क्या होता है, जो रंगीन होती है जलने वाला, उसका स्वाद होगा। और जैसे जल कुछ जल रहा है और जल में भी घुलनशील होगा, वो जल में भी घुल जाएगा, जो होगा कौन, एथेनॉल। एथेनॉल जल में भी घुल जाएगा। दूसरा है वाष्पित सतह, जिसका क्वथनांक, और ये उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन क्या होता है, इसका कोई प्रभाव ना पड़ना, कुछ चीज में डाल दी तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं उदासीन। ओके, अब है इसका, हमने पहले पढ़ा था इसका भौतिक धर्म है। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल का रासायनिक धर्म पढ़ेंगे। रासायनिक धर्म का क्या है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन, एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो गया, CH3CH2, 2 कार्बन हो गया, एथ हो गया, और OH हो गया, एथेनॉल। इसकी रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इससे क्या है, जब क्या होगा, सोडियम का जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, देखो यहाँ। ओके, और जिससे क्या हुआ, इस मतलब एथेनॉल गैस की उत्पत्ति से हम ये पता लगा सकते हैं कि एथेनॉल की जांच कर सकते हैं कि एथेनॉल है। एथेनॉल अगर जब क्रिया करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस बननी जरूर होगी, और जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो समझो एथेनॉल है। ओके, अब निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तैयार करके, जैसे एथेनॉल के द्वारा हम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जब तो हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उससे क्या क्या रिएक्ट होगा, उससे क्या चीज़ें बननी चाहिए, वो बन जाएगी एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगी, और वाटर बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं निर्जलीकरण। ओके, अब है एथेनिक अम्ल के भौतिक गुण। पहले हमने एथेनॉल के भौतिक गुण पढ़े, फिर रासायनिक गुण पढ़े। अब पढ़ेंगे एथेनिक अम्ल के। तो इसमें रंगहीन धर्म होगा, स्वाद में खट्टा होगा, और सिरके जैसी गंध होगी। ओके, उसका कोमलता अलग था, इसका अलग है। इसमें शुद्ध एथेनिक अम्ल है, जब शीतलन करने पर, शीतलन क्या होता है, ठंडा बर्फ की तरह जमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं ग्लाइसर एसिटिक अम्ल कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, ग्लाइसर एसिटिक अम्ल। अब इसका रासायनिक गुण धर्म क्या होगा, पहला है एस्टीकरण। एस्टीकरण में क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ, ये हमने जब वो लिया, एथेनिक अम्ल लिया और साथ में एथेनॉल लिया, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ एस्टर बन जाएगा। और एस्टर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही होगा, जहाँ ये लग जाए उसे हम एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो एग्जाम्पल फॉर दिस, जैसे शो बोलते हैं, ये एस्टर का रूप काम कर लेता है। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ जब हमने क्या, एथेनिक अम्ल और प्लस में एथेनॉल दोनों मिला दिए, दोनों मिला कर एस्टर बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसमें क्या है, जो मीठे फलों जैसी गंध आती है जिसको, उसको एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि लगेगा मीठा है, तो जो सुगंध होती है उसको मीठे फल की तरह, उसको एस्टर का रूप लिया जाता है। ओके, अब है साबुनीकरण। साबुनीकरण में क्या होगा, जब हम ये इसको लेंगे कीटोन के रूप में, इसको लेंगे CH3CO एस्टर, जो एस्टर लिया, जो हमने एस्टर रूप लेने के बाद हमने क्या किया, जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया ये, तो इसके बाद लेने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, ये बन गया, क्या बन गया, CH3COONA बन गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आपको पता होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो यहाँ 2 कार्बन लग गए, 2 कार्बन के लग गया है, तो एथेनिक सोडियम हो गई। क्या हो गया, एथेनिक सोडियम बन चुका है ये। ठीक है, इसके साथ ये क्या है, एथेनॉल बन गया। ओके, इस विधि से साबुन तैयार होता है। क्या होता है, जिसे हम साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण, इस विधि से। दूसरा सार से अभिक्रिया। सार से अभिक्रिया करेंगे, सार क्या होता है, NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और जब उसकी रिएक्शन करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड का लो या एथेनिक एसिड का लो, बात एक ही है। एथेनिक एसिड से जब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सार होता है, जब उसकी रिएक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और इससे वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, जो आपको ना पता हो तो। ठीक है, एसीटेट, एसीटेट क्यों लग गया आपको सीधा पता है, क्योंकि क्या है, सोडियम तो ये हो गया, ठीक है, और CH3CO को एसीटेट बोलते हैं। ओके,
अब हम क्या कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सभी किया करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2CH3COOH बन गया जो एथोनिक एसिड हो गया। तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, सोडियम कार्बोनेट लगा देंगे, और सोडियम कार्बोनेट होने के बाद क्या बन जाएगा, और एक हम लगाएंगे क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या हो जाएगा, ये क्या एसीटेट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, इसमें भी और वाटर बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ओके, अब साबुन और अपमार्जक से बोलते हैं, अपमार्जक को बोलते हैं डिटर्जेंट, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें देखो यहाँ जब साबुन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, उसे बोलते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम पैदा होगा, लवण होते हैं, उसे बोलते हैं साबुन के रूप में। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करता है, मृद होता है जो आपको वो सॉफ्ट पानी में, ओके, उसमें बताया गया है। तो अपमार्जक क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनिया और सल्फेट लवण होते हैं। ये ध्यान रखना, एक ही चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसके बाद इसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको लेसन समझ में आ जाए, एक चीज़ कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये ध्यान रखना, साबुन में क्या हो रहा है, ये लंबी श्रृंखला होते हैं जिसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। इसमें क्या होता है, अमोनियम या फिर सल्फेट लवण होते हैं। ये ध्यान रखना, किसमें, अपमार्जक में। ये कठोर और मृदु जल में सफाई करते हैं, ये कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट में, सॉफ्ट पानी में। ओके ओके, ये ध्यान रखना आप सभी। साबुन अणु में क्या होता है, ये देखो आप, जल रागी शिरा, साबुन अणु में जल रागी शिरा होता है जो आयनिक भाग होता है, और दूसरा होता है जल विरागी शिरा जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाता है, हाइड्रोकार्बन HC की। ओके, जल रागी आयनिक शिरा है जो वो यहाँ होगा, और ये जो लंबी ये जल विरागी शिरा है ये से दूर भागेगा। ओके, तो जो साबुन अणु की संरचना होगी, तो सफाई साबुन से कैसे होती है, देखो इसमें मैल तैलीय होता है, तैलीय का होता है तेल की तरह होता है मैल, और जो जल विरागी शिरा है वो तेल में डूब जाता है। जल विरागी शिरा क्या होता है, जल विरागी शिरा है जो वो पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलने के बाद जो जल रागी है वो शिरों के चारों तरफ बाहर रहेगा, आयनिक शिरों के बाहर पानी से गिरा जाता है। इसे मिसेली संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये रहा, ये जो आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, जो लाइन सी रही देखो यहाँ सोडियम्स की है, इसे जल विरागी शिरा बोलते हैं, और जो बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोलते हैं आयनिक शिरा। क्या बोलते हैं, आयनिक शिरा। तो इसमें जो घोल होके जो जहाग से उठते हैं उसे मिसेल बोलते हैं, जो क्या मैल के इकट्ठा होकर जो ऊपर गंध के रूप में पानी गंदा होकर ऊपर घूमता रहता है उसे मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, और इससे कपड़े साफ होते हैं। जितने मतलब पानी को घुमाते रहेंगे मिसेल से, उतना क्या है जो गंध है वो बाहर निकलता रहेगा, और वो कपड़ा साफ होता रहेगा, और कपड़ा साफ होने से जो ऊपर आता रहेगा मैल उसे मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिसेल। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के देखो यहाँ दोस्तों, साबुन क्या कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ को सकम बनाता है, मतलब जिससे क्या हो अलग हो जाता है। यह सकम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है ताकि कपड़े को मैला रखता है, उसे पूरी तरह साफ नहीं होने देता यह सकम। तो अपमार्जक का उपयोग क्या है करके हम कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनीय सकम नहीं बनता। मतलब कहने का मतलब ये है, साबुन को जब हम कपड़ों में यूज करते हैं तो साबुन क्या होता है उस चीज पे इतना फैल जाता है ताकि जब हम कपड़े धोते हैं ब्रश के साथ तो पूरी तरह उतर नहीं पाता, वो सकम बन जाता है। उसमें क्या है, धब्बे बन जाते हैं साबुन के। लेकिन अपमार्जक में जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम गोलते हैं कपड़े तो धीरे धीरे क्या है वो मैल को खत्म कर देता। सकम क्या है, इकट्ठे धब्बे नहीं बढ़ने देता, वो इकट्ठे धब्बे नहीं बढ़ने देता, तो धीरे धीरे उसकी चिकनाई इतनी आ जाती है कि वो साफ कर देता कपड़े को। हमें सिर्फ धोने, हमें थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे तो साफ हो जाएगा।
तो ये पूरी मैंने एनसीईआरटी करवाई अभी। इसके बाद मैं क्वेश्चन सर्च करवाऊंगा सारे जो इंपॉर्टेंट्स हैं दोस्तों। पूरे ऑल इंडिया में स्टेट बोर्ड्स फैल जाओ। जो गरीब से गरीब बच्चा है, मेरी वीडियो फ्री में है, एक ही चीज आपको मैं समझा दी है। अब आपका काम क्या है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टॉप एग्जामर चैनल को अवाम में फैला दो। पूरे अवाम में, पूरा ऑल इंडिया में दिखना चाहिए टॉप एग्जामर चैनल, सब जगह फैलना चाहिए, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, हर जगह फैला दो, कमेंट कर दो। और ये सिर्फ आपके लिए वीडियो है दोस्तों। और आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको काम आएगी, ताकि ट्यूशन फ्री जो मुहिम है उस दोस्तों मेरे साथ मिलकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों।